आप लोगों को पता है कि ठोस पदार्थ वो होता है जिनके अवयवी कणों के बीच में एक मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, और इस मजबूत आकर्षण बल के कारण क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं। और इसी मजबूती के कारण ठोसों में जो अंतराण्विक दूरी होती है, जो कणों के बीच की दूरी होती है, वो बहुत ही कम होती है। कण बहुत ही पास पास होते हैं, सटीक होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, जिसके कारण ठोसों में बहुत सारी नई विशेषताएं पैदा हो जाती है, इनमें कठोरता आ जाती है। तो इसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं कि हम ठोस अवस्था होती क्या है और हमारे ठोसों की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए, हम बात करते हैं ठोसों की। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा संकुलित यानी पैक्ड रहते हैं। अब बात की जाए अवयवी कणों की, तो अवयवी कण कोई परमाणु के रूप में भी हो सकते हैं, कोई अणु के रूप में भी हो सकते हैं, और कोई आयन के रूप में भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक टेबल का और एक पेन का। ये दोनों ही ठोस वस्तुएं हैं। अब ठोसों की विशेषताओं की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि ठोसों में जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण इनके बीच की जो अंतराण्विक दूरी है वो बहुत कम होती है, इनके कण बहुत पास पास होते हैं, एक निश्चित स्थिति पर इनके कण उपस्थित रहते हैं। तो निश्चित स्थिति पर कणों के उपस्थित होने के कारण ये प्रवाहित नहीं हो सकते, लेकिन अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन कर सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं। इसके अलावा ये कठोर होते हैं। तो चलिए हम ठोसों की विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि हमारे ठोसों में क्या क्या विशेषताएं होती है। ध्यान दीजिएगा, ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। अंतराण्विक दूरी बहुत कम। ठोसों में द्रव्यमान, आयतन और आकृति तीनों ही निश्चित होती है। अगर बात की जाए तो ठोसों का आकार, आकृति, इनका आयतन निश्चित होते हैं। ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित स्थिति पर रहते हैं और अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द वो कंपन करते हैं। ठोस पदार्थों का घनत्व द्रव और गैस अवस्था से अधिक होता है। ठोस असंपीड्य होते हैं, इन्हें और अधिक नहीं दबाया जा सकता और कठोर होते हैं। तो ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं तथा कठोर होते हैं। ये हमने बात करी ठोसों की विशेषताओं के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं ठोसों के वर्गीकरण की तरफ। देखिए, जब भी किसी वस्तु का वर्गीकरण किया जाता है तो कुछ आधार लिया जाता है। तो ठोसों के वर्गीकरण के लिए भी अलग अलग आधार लिए गए हैं। हम पहले प्रकार का जो ठोसों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं वो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर पढ़ने वाले हैं। ये कहा जाता है कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान दीजिएगा, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों को क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो इन्हें अमोर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। अब ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये कहा जाता है ऐसे ठोस जिसमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, कणों की एक निश्चित अरेंजमेंट होती है, कण एक नियमित क्रम में, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार के ठोसों को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। कहने का तात्पर्य है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक नियत स्थिति होती है, एक रेगुलर पैटर्न होता है, एक अरेंजमेंट होता है। जबकि हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों की तो अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, कोई निश्चित अरेंजमेंट नहीं होता। अब देखिए, आपके सामने दो चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इनके माध्यम से हम अक्रिस्टलीय ठोसों को और क्रिस्टलीय ठोसों को समझने की कोशिश करेंगे। ये पहला वाला चित्र आप जो देखेंगे ये अवयवी कणों की व्यवस्था दिखाता है क्रिस्टलीय ठोसों में, और ये जो दूसरा वाला चित्र आप ध्यान से देखेंगे ये अवयवी कणों की व्यवस्था बताता है अक्रिस्टलीय ठोसों में। तो ये व्यवस्था बताता है क्रिस्टलीय ठोसों की, ये व्यवस्था बताता है क्रिस्टलीय ठोसों की, और ये व्यवस्था बताता है अक्रिस्टलीय ठोसों की।
पहले चित्र को आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कणों की एक निश्चित व्यवस्था है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, या आपको जो ये गोलाकार सर्कल्स दिखाए जा रहे हैं ये किसी भी ठोस के अवयवी कणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और आप लोगों को मैंने बता दिया है कि अवयवी कण किसी परमाणु के रूप में हो सकते हैं, कोई अणु हो सकता है या कोई आयन हो सकता है। यहाँ पे ये आपको अवयवी कणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों की हम बात करें तो अवयवी कण इस तरीके से निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। आप इस फर्स्ट चित्र को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि प्रत्येक कण एक निश्चित व्यवस्था में, एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट बना हुआ है, यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस प्रकार जो कणों की व्यवस्था होती है वो क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। जबकि हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों की तो अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पे कणों में अव्यवस्था पाई जाती है। कोई भी कण कहीं भी व्यवस्थित हो जाता है, कोई उसके निश्चित जगह नहीं होती, कोई उसका निश्चित अरेंजमेंट नहीं होता है। यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि ये स्पष्ट या नियमित व्यवस्था है, स्पष्ट और एक नियमित व्यवस्था है। और इसकी हम लोग बात करें तो यह एक अनियमित व्यवस्था है। ये कैसी व्यवस्था है कणों की? ये कणों की एक अनियमित व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं कि हमारे क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों में और भी कोई अंतर होता है। चलिए हम इनके अंतर की बात कर लेते हैं। हम एक एक पॉइंट लेकर इनके अंतर की बात करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिया गया है आंतरिक संरचना। ये कहा जाता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में पाए जाते हैं, यानी त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है। तो हमने क्या देखा? क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था। एक परास के आधार पर अगर अवयवी कणों की व्यवस्था की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी का मतलब है कि आप इन ठोसों को, क्रिस्टलीय ठोसों को शुरुआत में देखो, चाहे मध्य में देखो, चाहे अंत में देखो, आप लोगों को कणों की जो व्यवस्था है, जो रेगुलर क्रम है वो एक जैसा मिलेगा। यानी एक ही क्रम की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, वही क्रम बार बार रिपीट हो रहा है। इसे कहा जाता है दीर्घपरासी व्यवस्था। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों की हम बात करते हैं तो ये लघुपरासी होते हैं। इनमें कोई निरंतर व्यवस्था नहीं पाई जाती है, कोई नियमित व्यवस्था की पुनरावृत्ति नहीं होती है। कुछ दूरी तक नियमित पुनरावृत्ति पाई जाएगी और बाद में वो व्यवस्था या वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसे कहा जाता है लघुपरासी व्यवस्था। अगला पॉइंट लेते हैं ज्यामिति के आधार पर। यह कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। आगे बढ़ते हैं गलनांक की तरफ। यह कहा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो एक तापमान के परास में होता है। बात की जाए गलनांक की, गलनांक होता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, यानी वह तापमान जिस पे कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की बात की जाए तो क्रिस्टलीय ठोसों का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, एक फिक्स गलनांक होता है जिसपे वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोसों की बात की जाए तो अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा कोई स्पष्ट गलनांक नहीं होता, ऐसा कोई स्पष्ट टेम्परेचर नहीं होता जिसपे वो ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम बात करते हैं बर्फ के बारे में। बर्फ जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है और आपको पता है जैसे ही बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है ये द्रव अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो 0 डिग्री इसका गलनांक हो गया। लेकिन हम लोग अगर देखते हैं रबर, टायर ट्यूब, अगर हम इनको देखते हैं, अगर इनको गर्म किया जाता है तो ये एकदम से नहीं पिघलते हैं। पहले ये नरम होंगे, मुलायम होंगे और उनके बाद ये द्रव में परिवर्तित होना शुरू करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें गलनांक की एक परास होती है, एक रेंज होती है। उस रेंज के अंदर ये पहले मुलायम होंगे और फिर धीरे धीरे पिघलना शुरू होंगे। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हमारे रबर है, टायर ट्यूब है, जब इनको जलाएंगे
तो हम लोग खुद देखेंगे कि पहले ये सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं और उसके बाद पिघलना शुरू होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति। ये हो गया गलनांक, प्रकृति। इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है और अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ एक नाम और दिया गया है, अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये कहा जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों की जो आणविक संरचना होती है वो द्रवों से मिलती जुलती होती है या द्रवों के समान होती है, कण अव्यवस्थित होते हैं। इस कारण से इनमें बहने का गुण पाया जाता है और इसी बहने की प्रवृत्ति के कारण इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे रही हूँ। आप पुराने महल वगैरह में या पुराने घरों में कांच के दरवाजे और खिड़कियों को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि ऊपर से तो कांच होता है पतला और नीचे से कांच होता है मोटा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कांच में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और पर ये प्रवाह, ये बहने का गुण इतना धीमी गति से होता है कि हम इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना, अतिशीतित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें द्रवों के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विदलन गुण की हम लोग बात करें। देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, अगर उन्हें शार्प या उनको धारदार चाकू के द्वारा काटा जाए तो बनने वाली जो दो नई सतह होती है वो बहुत मुलायम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत स्पष्ट होती है। कहने का मतलब है क्रिस्टलीय ठोसों में स्पष्ट विदलन पाया जाता है या इसे हम नियमित विदलन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो इनको किसी चाकू से काटने पर हमें स्पष्ट लेयर नहीं मिलती है, यानी इनमें अनियमित विदलन पाया जाता है, अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। आगे आते हैं देशिकता के गुण पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और देशिकता के गुण के यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि देशिकता क्या होती है। ध्यान से देखिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम देशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदेशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब ये विषम देशिकता और समदेशिकता क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। ठोसों के कुछ गुण जैसे अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य, विद्युत चालकता आदि को किसी भी क्रिस्टल से या किसी भी ठोस की अलग अलग दिशाओं से मापने पर अगर अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, इसे कहा जाता है विषम देशिकता। और क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखिए, ठोसों में कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, यांत्रिक शक्ति, विद्युत चालकता आदि को अलग अलग दिशा से मापने पर यदि अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, इसे विषम देशिकता कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं। इस विषम देशिकता को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये एक तरीके से क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था है। क्रिस्टलीय ठोस में इस तरीके से नियमित क्रम में अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। अब हम इनमें से किसी भी एक भौतिक गुण का मापन अलग अलग दिशाओं में करते हैं। एक बार हम मापन करते हैं ए बी दिशा में, ये ए बी दिशा है, और एक बार हम मापन करते हैं इस सी डी दिशा में। ध्यान से देखिएगा, एक बार हम मापन कर रहे हैं इस ए बी दिशा में और एक बार हम मापन कर रहे हैं इस सी डी दिशा में। आप ध्यान से देखेंगे कि जब हम ए बी दिशा में मापन कर रहे हैं तो उस स्थिति में कणों की व्यवस्था देखी जाए तो एक तरफ तो सारे ब्लू कलर के कण आ गए और एक तरफ सारे व्हाइट कलर के कण आ गए। ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम ए बी दिशा में इन भौतिक गुणों का मापन करते हैं तो एक तरफ तो सारे ब्लू कलर के कण आ गए और दूसरी तरफ सारे व्हाइट कलर के कण आ गए। और इसी गुण का मापन अगर हम सी डी दिशा में करते हैं तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे अल्टरनेट क्रम में एक बार ब्लू, एक बार व्हाइट, एक बार ब्लू, एक बार व्हाइट कण प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, जब सी डी दिशा में मापन किया जाता है तो इधर देखिए पहले व्हाइट, फिर ब्लू, व्हाइट, ब्लू, व्हाइट, ब्लू। इधर भी आप ध्यान से देखेंगे व्हाइट, ब्लू, व्हाइट, ब्लू। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि ए बी दिशा में कणों की व्यवस्था अलग है, सी डी दिशा में कणों की व्यवस्था अलग है, और ये कणों की जो अलग अलग व्यवस्था प्राप्त हो रही है, इसी कारण से इन भौतिक गुणों के मान भी हमें अलग अलग प्राप्त होते हैं और इसे ही कहा जाता है विषम देशिकता। मैं आपको इसे NaCl के एग्जाम्पल से एक बार दोबारा समझाना चाहती हूँ। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विषम देशिकता से क्वेश्चन बनता ही बनता है।
तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, देखिए, एक बार हमने इस दिशा में मापा और एक बार हमने इस दिशा में मापा। तो आप खुद देखिए, जब हम इस दिशा में माप रहे हैं, मैंने नाम दे दिया इसको AB। जब हम इस दिशा में नाप रहे हैं तो आप खुद देखेंगे कि अल्टरनेट क्रम में हमें अलग अलग आयन प्राप्त हो रहे हैं। और जब हम इस दिशा में माप रहे हैं, CD दिशा में, तो आप देखेंगे CD, आप देखेंगे कि एक तरफ तो सारे सोडियम आयन आ गए और एक तरफ सारे क्लोराइड आयन। तो आपने क्या देखा, व्यवस्था कणों की अलग अलग प्राप्त हो रही है। तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं समदेशिकता की ओर। देखिए, ठोसों में कुछ भौतिक गुणों के मान, जैसे अपवर्तनांक, यांत्रिक शक्ति आदि के मान अलग अलग दिशा से मापने पर यदि समान मान प्राप्त होते हैं, इसे कहा जाता है समदेशिकता। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदेशिक होते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए, चाहे आप AB दिशा में इन गुणों का मापन करो या CD दिशा में गुणों का मापन करो, आपको दोनों ही तरीके से कणों की व्यवस्था अलग अलग दिखाई दे रही है। कणों की व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग है यहाँ पे, यानी किसी भी दिशा से इन भौतिक गुणों का मापन करो, आपको अव्यवस्था, अनियमितता ही मिलेगी। और इसी कारण से इन भौतिक गुणों के मान क्या प्राप्त होते हैं, समान। तो हमने क्या देखा कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं समदेशिक प्रकृति के होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम हमारे अंतर की तरफ दोबारा आते हैं। हम पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। लास्ट अंतर रहा है शीतलन वक्र का। देखिए, ध्यान से देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र होता है असतत और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है। कहने का मतलब है कि इनमें क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र होता है उसमें 2 ब्रेक पॉइंट होते हैं। हमें इस तरीके का इनका शीतलन वक्र प्राप्त होता है ठोसों में, जिसे कहा जाता है असतत वक्र। इसमें x दिशा में लिया जाता है समय को और यहां लिया जाता है तापमान को। और ये जो चीज है, ये चीज हमें बता रही है अवस्था परिवर्तन को। तो आपने क्या देखा कि ये असतत वक्र प्राप्त होता है, जबकि अगर क्रिस्टलीय ठोसों तो आपने क्या देखा कि हमें असतत वक्र प्राप्त होता है। और अब बात की जाए अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो उसमें हमें इस तरीके से सतत वक्र प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है, इस टाइप का प्राप्त होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत होता है, हमें इस तरीके का प्राप्त होता है, सतत। तो अब हम बात कर लेते हैं उदाहरण की। क्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज। अक्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण है कांच, क्वार्ट्ज निर्मित कांच, रबर, टेफ्लॉन और PVC। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा ठोसों के बारे में, ठोसों की विशेषताओं के बारे में, अवयवी कणों के आधार पर ठोसों के प्रकार के बारे में, और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है, ये आज हम लोगों ने पढ़ा। इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।